हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से मिल रहे हैं। अविनाश काकड़े जी देश भर की अहम खबरों पर नजर रखते हैं और सब पर कुछ खुल करके अपनी बात रखते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में। नागपुर में रहते हैं, किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं और बहुत ही बेबाक बात रखते हैं। आज वो दिल्ली में है, अपने बेटे के यहाँ आए हुए हैं। बेटा उनका सुप्रीम कोर्ट में वकील है, काफी नाम कमाया उसने और वो अक्सर यहाँ दिल्ली आना होता है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, मसरूफियत की वजह से स्टूडियो हमारे आना नहीं होता और जाहिर है मसरूफियत जो है वो दिल्ली में जब आते हैं तो उनके पास काम बहुत से होते हैं। आज हम जिन इश्यूज पर हम बात करेंगे, एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल ने अचानक इस्तीफे का जो ऐलान किया। जब वो जेल में थे तब तो ये जिद थी कि हम चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। जेल से बाहर आने के बाद कह रहे हैं अब हम इस्तीफा देंगे। ये क्या कुछ कहानी है, इसे समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा मोदी जी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर गणपति पूजा के लिए पहुंचे, उस पर चर्चा है। काफी ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा लगता है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ इतनी तालमेल बैठ गई है कि घर तक ताल्लुकात बने हुए हैं। ताल्लुकात बनने अच्छे हैं, लेकिन क्या संविधान इसको अच्छी नजर से देखता है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मोदी जी ने एक गाय या गाय का बच्चा जिसे कहा जा सकता है, उसे पालने के का एक ऐलान किया है और बड़ी तस्वीरें आ रही हैं उसके साथ। उसके पीछे और क्या कुछ है, बीजेपी, आरएसएस और गाय का रिश्ता क्या है, ये भी हम इस पर भी हम बात करेंगे। और अविनाश काकड़े जी ने अभी हाल ही में हरियाणा इलेक्शन से पहले वहां के कुछ गांवों का दौरा किया है। वहां के क्या हालात हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसान मूवमेंट जो चला, किसान आंदोलन, उसमें हरियाणा का, पंजाब का बहुत बड़ा रोल था। और अब वहां इलेक्शन हो रहे हैं, वहां के हालात कैसे हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, आप समय हमें दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल वाली कहानी आपको क्या कुछ समझ में आती है? जेल में थे तो हम चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जेल से बाहर आ गए तो अब हम चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसके पीछे की कहानी क्या कुछ समझ आ रही है? देखो, जेल में नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। जेल में थे तो उनको पता था कि ये मुख्यमंत्री वाला विवाद बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनके नज़र के सामने उसको मुख्यमंत्री अगर नहीं बनाया तो किसी चिट्ठी पर, किसी पटरी पर वो चलेगा नहीं। सारे विधायक मानेंगे नहीं, ये सामने खड़े रह के वो करवा देंगे तो कोई बात नहीं। दूसरा, जो बदनाम किया जा रहा था कि केजरीवाल बेईमान है, ये जो किया जा रहा था सबके तरफ से, तो उनको छोड़ना तो था ही पद। हम्म, अच्छा, संविधान में ये कोई व्यवस्था नहीं है कि जेल में रहते हुए वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, ये हम्म, व्यवस्था नहीं है। क्योंकि ये व्यवस्था आदिवासियों के लिए हो सकती है, ये आदिवासी नहीं है। भई सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो आदिवासी है। इस देश हम्म, में आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी इसके लिए अलग संविधान है और इस देश में जो सवर्ण हैं, उनके लिए अलग संविधान है। दोनों का संविधान एक नहीं है इस देश में, वो हम्म, लागू भी एक तरीके से नहीं होता है। तो इसमें केजरीवाल जी को ये छूट दी गई, मगर वो झंझट ना हो, पार्टी में झंझट ना हो, पार्टी में टूट ना हो बड़ी, इसलिए वो बाहर आने के बाद ये डिसीजन लेना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे जनता से अगर क्लीन चिट मिलेगी कि मैं भ्रष्टाचारी हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि अभी इलेक्शन आने ही वाले हैं नज़दीक। वो हम्म, चाह रहे हैं कि नवंबर में महाराष्ट्र के साथ ही इलेक्शन हो जाए। हम्म, अगर जनता मुझे भ्रष्ट मानती है तो नहीं देगी वोट और हम्म, नहीं मानती है तो वोट देगी। तो ये उनका कॉल है, पब्लिक कॉल। जैसे बोलते हैं ना कि मोदी जी हम्म, ने कुछ भी बुरा किया होगा या बीजेपी ने फिर सत्ता में आई कि नहीं, जनता हम्म, ने उसको चाहा कि नहीं, ये कांग्रेस पहले बोलती थी। अब ये बीजेपी भी बोलने लग गई। उसी धारा पर अगर केजरीवाल बोलते तो उनको बुरा नहीं कह सकते। ये ठीक है, स्थापित प्रिंसिपल जो थे उनको संविधान निर्माताओं को ऐसा लग रहा था कि स्थापित प्रिंसिपल में नैतिक लोग ही आएंगे हम्म, हम्म, और नैतिकता से निर्णय लेंगे। मगर ये कब अनैतिक हो गया? संविधान की मूल धारणा से लेके हट के ये अनैतिक कब हमारा शासन, प्रशासन और लोग हो गए, ये पता ही नहीं चला।
और ये न पता चलते हुए अब शठ्यत प्रतिशठ्यम जो संस्कृत की कहावत है, जैसे को वैसा जवाब देना, इसमें सभी लोग लग गए। कोई गांधी को फॉलो नहीं करते कि उनकी लड़ने की जो विधा होगी या लड़ने का जो तरीका होगा, वो भी पवित्र होना चाहिए। वो नहीं चाहते, वो जिस हथियार से वो लड़ना चाहते हैं, उसी हथियार से ये भी लड़ना चाहते हैं। देखते हैं पब्लिक उसका क्या जवाब देती है, किस तरीके से जवाब देती है। मगर इसको बहुत बुरा नहीं मानता। उन्होंने अपनी पार्टी बचाने के लिए अगर किया है, तो बहुत बुरा नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो कुछ लोग अक्सर इलेक्शन सीजन में ये कहते हैं, और अक्सर कभी-कभी तो बड़े समझदार किस्म के लोग भी ऐसी बात कहते हैं कि केजरीवाल जो है वो आरएसएस और बीजेपी की ही बी टीम है। आपको कभी इस बात पे यकीन आता है क्या? नहीं, बी टीम अगर है तो देखो, बी टीम मैं बताता हूँ कि वो वैसी बी टीम है। जेल में गए क्या वो? इतने भड़काऊ स्टेटमेंट दिए, इतना सारा किए, नहीं गए ना। हाँ। जो बी टीम है, उनको बीजेपी जेल में नहीं भेजती है। हुँ, उनको अपने साथ शामिल कर लेती है, उनको बहुत सारी सहूलतें दे देती है। केजरीवाल जी के साथ ऐसा हुआ है क्या? हुँ, अगर हुआ है, तो फिर वो भी बी टीम हो जाएगी। अगर नहीं हुआ है, जैसे अभी कुछ बोल रहे हैं कि वो हरियाणा में सेपरेट लड़ रहे हैं कांग्रेस को हराने के लिए, वो महाराष्ट्र में सेपरेट लड़ेंगे कांग्रेस को हराने के लिए, वो झारखंड में सेपरेट लड़ेंगे कांग्रेस को हराने के लिए। भाई हर एक पार्टी को अपना जीतना है, डेमोक्रेसी है इस देश में। हुँ, डेमोक्रेसी से तो हम मना ही नहीं कर रहे। हर एक को अपनी पार्टी को जिताने का, अपना प्रचार करने का, अपने उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार है। बिल्कुल। मगर वो जब खड़ा करके पोलराइज करता है, मतलब एक जगह खड़ा करते हैं ओवैसी और 10-20 सीटें लड़ाते हैं और पूरी की पूरी स्टेट में पोलराइज हो जाता है, हिंदू मुसलमान हो जाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती हुई दिखाई देती है। पोलराइज होना और अपना डिवाइड करना, वोट डिवाइड करना, ये 2 अलग बात है। हुँ, पोलराइज करने वालों को बीजेपी कभी ये नहीं कर रही है, यानी उनके ऊपर कोई कलम नहीं लगाती, कोई केस नहीं लगाती, उनके ऊपर कोई ईडी, सीबीआई की रेड नहीं करती है, जो पोलराइज करते। हुँ, जो डिवीजन करने की सोच रहे हैं, तो उनको ये डर रहता है कि डिवीजन नहीं होगा तो वो उसके लिए उन लोगों को सब कुछ करते हैं। अब ये केजरीवाल जी को जो बोला जा रहा है बीजेपी की बी टीम है, इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है, किसकी बी टीम है, ये तो जनता देखेगी कि नहीं देखेगी। आपको बिल्कुल। आरोप लगाना है, तो लगाइए। हुँ, अब हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हैसियत बी टीम की रही है ना। हुँ, हरियाणा हुँ, अब वो उसमें क्या बोलते हैं बिहार में कांग्रेस की हैसियत बी टीम की है, तो क्या हुँ, उसको बी टीम बोले बीजेपी की? क्या हुँ, बोले हुँ, हम? हुँ, ऐसा हुँ। नहीं बोलते। ये जी, जी, डेमोक्रेसी है। ये बिल्कुल। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको खड़ा रहने का अधिकार है। अपने पक्ष में कितने लोग हैं ये देखने का, दिखाने का ये जरिया है आपका इलेक्शन। और इसमें जो पोलराइज नहीं करता है उनको सबको हम स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र में चाहते हैं कि जिंदा रहे लोकतंत्र और संविधान जिंदा रहे। इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने एक तरह से डिफाइन किया है कि पोलराइज करने वाले अलग लोग होते हैं, वोट डिवाइड करने वाले अलग होते हैं। इसका फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। ये आम आदमी को ये बात समझ नहीं आती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ मोदी जी पहुँच गए, और हमने तो कम से कम अपनी तकरीबन 40-45 साल का जो हमें पत्रकारिता का जो भी कुछ तजुर्बा है, इसमें तो कभी ऐसा हमने देखा नहीं। ये पहली बार हुआ, और तस्वीर भी बहुत ही फ्रंट पेज पर छापी गई अखबारों में। क्या है पैगाम? क्या ये डेमोक्रेसी मजबूत होने का इशारा है, या डेमोक्रेसी कमजोर होने का इशारा है? देखो 3 पिलर है डेमोक्रेसी के मुख्य, हुँ, कार्यपालिका, विधायिका और जुडिशियरी। ये हुँ, 3 पिलर है। हुँ, ये 3 पिलर ने अपने-अपने जगह काम करना चाहिए, मगर समन्वय नहीं होना चाहिए ऐसी बात नहीं है। एक-दूसरे से मिलते थे क्या ये सब लोग? सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिलते थे, सार्वजनिक जगहों पर मिलते थे, आदान-प्रदान होता था, चर्चा होती थी। मगर प्रधानमंत्री के हित के विरोध में जहाँ केस चल रही है उस चीफ जस्टिस के यहाँ, हुँ, वहाँ शरीफ जी के यहाँ जैसे ये बिन बुलाए चले गए थे बिरयानी खाने के लिए और बधाई देने के लिए, उसी तरीके से ये चीफ जस्टिस के यहाँ गए, ऐसी मेरी जानकारी है। मेरी हुँ, जानकारी है कि चीफ जस्टिस ने नहीं बुलाया था। चीफ हुँ, जस्टिस के इतना ही गुना है कि फोटो जो भी मोदी जी हैं, उनके फोटो के फ्रेम में वो आ गए। अब उनके हुँ, घर में गए, वो तो इतने फ़ोटो के स मैं मतलब मुझे नहीं लगता है कि उनको फ़ोटो का मतलब इस तरीके से समझता होगा। मोदी जी समझते हैं, मोदी जी ने ही वो 26 मिनट का वीडियो वायरल किया।
वो वीडियो के लिए जैसे माँ से मिलने जाते थे तो बाकी भाइयों को बाजू हटा के वो वीडियो बनाते थे, वैसे ही चंद्रचूड़ जी को उस फोटो फ्रेम में नहीं आना चाहिए था। ये मेरा मेरा मत है, मेरा मत ये है। मगर मोदी जी को ऐसी सारी सिचुएशन में उनके घर में गणेश जी की पूजा के लिए इसलिए जाना पड़े कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है। महाराष्ट्र में विरोध चल रहा है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति गिरी है, वो उनके ठेकेदारों ने 8 महीने में जो गिरने लायक मूर्ति बनाई थी, जिसका पता चला कि सारा जंग लग चुका था, स्क्रैप से मूर्ति बनाई थी। इतने करोड़ रुपए की मूर्ति स्क्रैप से बनाई है, गुजरात से लाए हुए स्क्रैप से जो मूर्ति बनाई गई है, वो गिर गई। और महाराष्ट्र में पूरा असंतोष है। महाराष्ट्र की सिचुएशन ये है कि पिछले वक्त इनकी 105 सीटें आई थी, अब 20-25 सीटें, पहले लगता था कि 50 सीटें आएगी, इतना आक्रोश था। अभी 25-30 सीटें भी आएगी कि नहीं आएगी, तो ये फिर गणपति को बेचना चाहते हैं, ये फिर वारकरी संप्रदाय को बेचना चाहते हैं, ये भगवान को ही बेचना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अयोध्या में इन्होंने किस तरीके से किया। आपको एक बात बता देता हूँ, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, गीत गाने वाला कन्हैया मित्तल 8 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हो गया था। ये हिंदू की न्यूज है। मगर जैसे ही अभी उसके ऊपर सीबीआई, ईडी और अफसरों का प्रेशर आया, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। 8 दिन पहले वो बोलता है कि कांग्रेस में जाने से मेरे सनातन को कोई खतरा नहीं है। वो आदमी 8 दिन के बाद ऐसे कैसे बोल रहा है? तो इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर उस तरीके का प्रेशर लाया गया कि वो उसमें शामिल ना हो, कांग्रेस में शामिल ना हो। आप देखिए, ये वो जो है विनीता फोगाट, विनीता फोगाट राहुल गांधी से मिलके वो खड़ी है, फोटो सेशन के लिए खड़ी है। उसके ऊपर जिस तरीके से ओछी कमेंट्स ये ब्रजभूषण कर रहे हैं, और वो मीडिया का जो एंकर है वो हंस रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे एंकरों को कि महिलाओं पर कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार हो, मीडिया का एक काम है कि महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी जब कोई करता है, वो बोलता है कि ऐसे हाथ पकड़ के तो मेरे साथ में विनीता कभी खड़ी नहीं हुई। उसका कारण है कि तेरा विश्वास ही नहीं है किसी को। किसी महिला जब खड़ी होती है, देखो महिला सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, सिक्स सेंस जागृत होता है। कौन आदमी किस तरह से उसको टच कर रहा है, कौन आदमी किस तरीके से उसका हाथ पकड़ रहा है, कौन आदमी किस निगाह से देख रहा है, वो नजर से समझने की ताकत उस महिला में होती है। आदमी नहीं समझेगा, स्पर्श को नहीं समझेगा, निगाह को नहीं समझेगा, मगर महिला 1 मिनट में समझ जाती है। तो विनीता फोगाट को वो अपना परिवार का हिस्सा लगा राहुल गांधी, उसके साथ में वो सट के खड़ी हो गई, हाथ में हाथ पकड़ के खड़ी हो गई। तो इसको ये इस बात का मलाल है कि मेरे हाथ में कभी उसने हाथ नहीं डाला। भाई तेरी लायकी नहीं है यार, तेरी वो हैसियत नहीं है कि महिला तेरे में कंफर्ट महसूस करे, तेरे में पिता का रोल देख सके, तेरे में भाई का रोल से देख सके, तेरे में बेटे का रोल देख सके। क्योंकि तू हर जगह उनको वासना की नजर से अगर देखता होगा, तो तू क्या बात कर रहा है महिलाओं के ऊपर? तू किस तरीके से कर रहा है? और ये वो पार्टी कर रही है जो महिलाओं का सम्मान करने की बात करती है बार-बार। और अयोध्या से भी तो एक बड़ी अजीब खबर है, राम मंदिर के अंदर वो क्या हुआ, वहां से वो राम मंदिर के कर्मचारियों ने राम मंदिर की एक महिला कर्मचारियों का रेप कर दिया। 26 अगस्त को रेप हुआ, देख लीजिए, ये सब सिचुएशन देख लीजिए। 26 अगस्त को रेप हुआ और उसकी रिपोर्ट 10 सितंबर को दर्ज हुआ। पुलिस वाले ने उसको भगा दिया था, रेप के मुलजिम को भगा दिया था। अब योगी राज है वहां, जिसको 14 दिन, रामराज, यानी 14 दिन लगे एफआईआर होने में, जहां के दुनिया भर का उन्होंने राम मंदिर का और हिंदुत्व का सिंबल और सब कुछ वो बनाया था, एयरपोर्ट बनाया, क्या क्या बनाया उस जगह के लिए। जाहिर है पुलिस भी वहां पर बढ़ी होगी, वहां पर रेगुलर 12 महीने पुलिस भी होगी। उसके बावजूद भी ऐसा हो गया कि ऐसी सेंसिटिव जगह में अगर कुछ हो रहा है तो वो तो बहुत ज्यादा एक तरह से बेइज्जती की बात है। हाँ, अब दूसरा बता देता हूँ मैं, ममता बनर्जी के यहाँ, ममता बनर्जी वहां गई थी कि भाई मैं दीदी समझ के आई हूँ, मुख्यमंत्री समझ के नहीं आई हूँ, समाप्त कर दीजिए, ये हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसने क्या किया, उनके यहाँ एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे लगे। टालम टाल कर रहे थे वहां के जो संजय रॉय थे और वो जो दूसरे अधिकारी थे संदीप घोष, वो संदीप घोष का इस्तीफा ले लिया गया तुरंत, इसका तबादला कर दिया गया। वहां के जो ये थे मैनेजर थे, रजिस्ट्रार थे, उनका इस्तीफा दे दिया।
और ये मात्र 14 घंटे में हो गया। 10 तारीख को हादसा हुआ, 10 तारीख को ही यानी रिपोर्ट दर्ज हुआ, ठीक है। और 10 तारीख को ममता बनर्जी ने रेप पर डेथ पेनल्टी आनी चाहिए, ये प्रपोजल दिया कि रेप पर डेथ पेनल्टी आनी चाहिए। और उसके बाद आप देखिए कि 13 तारीख को सीबीआई एंटर भी कर गया, और जो पुलिस ने जिसको अरेस्ट किया था उसकी कस्टडी उसने अपने हाथ में ले लिया। उज्जैन की घटना में क्या हुआ मुझे नहीं पता, फुटपाथ पर वो घटना हुई, उसके ऊपर कोई नहीं बताता है। दूसरी भी घटना मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर कोई नहीं बताता है। मतलब बादलापुर में घटना हुई, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, मतलब उसका ना आंदोलन हुआ ना उसका जो हुआ। मगर ममता बनर्जी केस में हेजिटेशन अभी भी चल रहा है और त्रस्त कर दिए। तो ये सरकारी हेजिटेशन जो होता है, पार्टियों का हेजिटेशन है, जनता का हेजिटेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे के यहाँ भीड़ किसने इकट्ठा किया था, और अन्ना हजारे क्या बोल रहे थे। अन्ना हजारे को मैं ये नहीं बोलता, क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि अन्ना हजारे इनोसेंट आदमी है, उनको समझ में नहीं आता है। मगर उनको फोटो जीवी भी है वो मोदी जैसे, और मीडिया जीवी भी है। उनको लगता है कि मुझे पब्लिसिटी मिलते रहना चाहिए, तो पब्लिसिटी मिलने के चक्कर में वो बैठ गए। बीजेपी ने उसको ताकत दिया, और ये इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन आ गया। और इतना ज्यादा भ्रष्टाचार मुक्त शासन आ गया कि खाली अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं, क्योंकि उसमें मोदी जी का शेयर है, ऐसे केजरीवाल बोलते हैं। आपने देख लेना सीक्वेंस, जितने लोगों के ऊपर एक्शन हुआ, मोदी और अडानी, इसको मोदी जी और क्या बोलते हैं, दूसरे लोगों को किसी ने अगर क्रिटिसाइज किया होगा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। मगर जिसने अंबानी अडानी को क्रिटिसाइज किया वो सबके ऊपर एक्शन हुआ। वो मोहिनी मोइत्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, उनके ऊपर उनका नाम लिया कि आपके ऊपर एक्शन होता है। तो ये देश अडानी अंबानी के मालकियत का हो गया है, उनके नौकर यहाँ शासन चला रहे हैं। अडानी अंबानी का शासन है, इसमें बीजेपी का शासन नहीं है। अच्छा, काकड़े जी, आपने अभी कुछ देर पहले डेमोक्रेसी के 3 पिलर का जिक्र किया। मुझे लगा कि शायद मीडिया इतना कमजोर हो चुका और गोद में चला गया, मीडिया का आपने जिक्र भी नहीं किया। क्या क्या हो गया ये? हमने जब जब हमने स्कूल में पॉलिटिक्स पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें 4 पिलर बताए जाते थे। आपने भी क्या बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया कि मीडिया की अब कोई हैसियत नहीं रही? देखो, मीडिया की हैसियत जब होती है जिसमें नैतिकता होती है। ये तीनों को संविधान में पिलर बताया है। चौथा पिलर जनता का पिलर है। क्या मीडिया जनता का बात कर रहा है? किसी महिला पे छीटाकशी होती है, इतनी बड़ी महिला पर, किसी सोनिया गांधी पर छीटाकशी होती है, किसी ममता बनर्जी पर छीटाकशी होती है, किसी भी महिला पर छीटाकशी होती है, और जो मीडिया हंसता होगा सत्ताधारियों के रसूख के साथ में, और सत्ताधारियों को वो जोक समझ रहा है, ये समझ के अगर हंसता होगा, तो वो मीडिया को, मैं सोशल मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे कोई नहीं, जितने भी कांड आ रहे हैं, जितने भी बातें आ रही है, सोशल मीडिया ला रहा है। मगर क्या मीडिया हमारा डेमोक्रेसी का रक्षक है, ये बोलने लायक हम हैं? क्या आपको लगता है कि वो पिलर भी हो सकता है? या इस तरीके का अगर मीडिया होगा तो पिलर नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने उसको, भाई नहीं बोलना है, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलना है। कभी कभी उल्लेख नहीं करने से भी अच्छी बात होती है कि अब वो तुम रहे नहीं। जी, बिल्कुल ऐसी हालत में पहुंच गए कि अब जिक्र भी होना बंद हो गया है, और ये बहुत ही कमजोर हालत है, और डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छा नहीं है। अगर मीडिया सरकार से सवाल करते रहे और जहां कहीं गलतियां हों वो ठीक होती रहें, तो डेमोक्रेसी बाकी रहती है। डेमोक्रेसी हम किस पायदान पर पहुंच गए हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। कई बार इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं। अच्छा, आप हरियाणा होकर के आए हैं, हरियाणा में इलेक्शन का क्या सीन है? वहां आप अक्सर इलेक्शन से पहले कुछ रिजल्ट तक की भी भविष्यवाणी करते हैं, और कई बार वो ठीक भी। जी, करीबन करीबन मैंने 200 गांवों में बात किया हूँ। उसमें से कुछ गांव आपको बता देता हूँ। इसराना विधानसभा के नौलथा, मंडी, सिख, इसराना, उरलाना। पानीपत के कुछ गांव है, बबेल, उदिदम, उगरा, खेड़ी, विजोल और जाटल। समलखा के गांव है नराना, अट्टा, बिहोली, मचरौली और बपोली। ऐसे 200 गांवों में करीबन करीबन मैंने बात किया। 200 में से 150 गांवों में मेरे ख्याल से 2-4-10 वोट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिल रहे। अच्छा अच्छा, इतना इतना इतनी बुरी कंडीशन है कि 60 से ज्यादा वोट कांग्रेस, 60 से ज्यादा सीटें कांग्रेस लाएगी, 60 से 70 सीटें 90 में। ये हम्म। कांग्रेस इस तरीके से स्विंग कर रही है।
उसके बाद में जेजेपी है, उसके बाद में वो इनेलोद है, उसके बाद में आम आदमी पार्टी है और फिर बची हुई बीजेपी है। तो यानी पूरी हरियाणा कंट्री हरियाणा में कांग्रेस जीत रही है, ये आपको बहुत ही यकीन है, क्लैरिटी के साथ। एकदम हाँ। क्लियर कट और क्लियर कट मेजॉरिटी आ रही है। अच्छा अच्छा, वो जो, हालांकि आप अक्सर उस पर जो है वो सहमति नहीं है आपकी, मशीनों के साथ खेल नहीं हो सकता, जैसे कि एडीआर रिपोर्ट आई तकरीबन 80 सीटों के बारे में। बूथ पर अगर आदमी नहीं है तो बिल्कुल हो सकता है। हम्म आप अगर सजग नहीं है तो बिल्कुल हो सकता है, वो बैलेट बॉक्स में भी हो सकता है। हम्म बूथ बूथ का आदमी और कार्यकर्ता अगर सजग है, देखो 240 पर सिमट गई बीजेपी, उसमें 70-80 सीटों का उन्होंने झोल किया, नहीं तो ये 160-150 के आसपास आती थी। मैं बोलता था कि 200 के अंदर आएगी, वो सही था। हम्म 60-70 सीटों पर झोल किया जहां विरोधी पार्टी सक्षम नहीं थी। हम्म आप ये सोचोगे कि हम विरोध के लिए विरोध करेंगे और मजबूत जनता को नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, मैं कर्नाटक का आज भविष्य बता देता हूं आपको। कर्नाटक में आगामी विधानसभा में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई हम्म एमएलए, किसी भी एमएलए से बात करो, मेरे तो कई दोस्त है, कोई हम्म एमएलए गारंटी से ये नहीं बोलता है कि आगामी इलेक्शन में जीतूंगा। ये हालत क्यों हो गई? हम्म तो भ्रष्टाचार में तुम भी कम नहीं हो। ये हम्म। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इमैच्योर स्टेज में है। डेमोक्रेसी में पार्टियां सर्वोपरि नहीं होनी चाहिए, पार्टियों के नेता सर्वोपरि। एक राहुल गांधी अच्छा होने से क्या होता है? पीछे की नीचे की फौज क्या कर रही है? नीचे के हम्म लोग क्या कर रहे हैं? आपकी टिकटें बेची जा रही है, राहुल गांधी को पता ही नहीं है। हम्म। जब राहुल गांधी ने एक ये लिया था कि समीक्षा की थी हारने के बाद उत्तर प्रदेश में, तो एक व्यक्ति ने, मैंने खुद सुना हूं, एक व्यक्ति ने खड़े होकर बोला था, जब टिकट बट रही थी तो आप बोल रहे थे कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके लोगों ने टिकटें बेच दी, अब आपको वहां 600 वोट मिले, अब पूछ रहे हैं हमको कि क्यों 600 वोट मिले, क्यों आपकी हालत इतनी पतली हो गई? तो ये जो है कांग्रेस के बहुत सारे नेता है, वो आरएसएस के पेरोल पर है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकटें बेचते हैं, लिटरली बेचते हैं, पैसे लेके टिकटें बेचते हैं। तो ऐसे इसमें आप कभी बीजेपी का विकल्प कांग्रेस को नहीं समझ सकते, आपको विकल्प खड़ा करना पड़ेगा। लोकसभा में मैं नहीं बोल रहा था, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को कम लाना, नकेल डालना बहुत जरूरी था। ये विधान परिषद के चुनाव है और विधान परिषद के चुनाव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट एडमिनिस्ट्रेशन कांग्रेस भी करती है। ये भ्रष्टाचार जो है वो तो एक तरह से न सिर्फ पार्टियों के लिए बल्कि देश के लिए बड़ी एक दीमक के तौर पर, अगर अगर ये हमारे यहाँ कल्चर बने। खाली भ्रष्टाचार नहीं, उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको फ्री हैंड देना, एडमिनिस्ट्रेशन में जातिवाद करना, एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हित में उसको रगड़ लेना, अपने हित में उसका उपयोग कर लेना। कोई भी आंदोलन हो उसका अपने हित में कैसे उपयोग किया जाएगा, उसका षड्यंत्र रचना। तो जन नेता कांग्रेस में समाप्त हो गए, सारे षड्यंत्रकारी कांग्रेस में भरे हुए हैं। आज बीजेपी में जन नेता है तो कांग्रेस षड्यंत्रकारी भी है। हो सकता है कि इस वक्त षड्यंत्रकारियों की ज्यादा बोलबाला हो, मगर कांग्रेस में तो उस जमाने से 30 साल हो गए मात्र षड्यंत्रकारी पार्टियां चलाते हैं। तो ऐसे इसमें बीजेपी जाएगी, कांग्रेस आएगी और कांग्रेस आएगी तो बीजेपी जाएगी। ऐसा करके डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी। अच्छे लोग जीतना चाहिए, किसी पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है ये देखने की जरूरत नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दो पार्टियों वाला सिस्टम जैसे अमेरिका में चलता है, अगर उस तरह से ये कांग्रेस और बीजेपी वाला खेल चलता रहा तो ये देश के लिए नुकसानदेह है। ज्यादा पार्टियां हों, अलग अलग पार्टियां हों, अपने अपने तरीके से चूंकि एक तब्दीली जो आई थी वो ये। सबसे ज्यादा घोटाले कब हुए? जब एक पार्टी को बहुमत मिला। सबसे कम घोटाले कब हुए? जब अलायंस गवर्नमेंट थी। मतलब कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी, इसमें आरटीआई आया, राइट टू इंफॉर्मेशन आया, राइट टू फूड आया, राइट टू एजुकेशन आया, ऐसे जो राइट्स आए वो अलायंस की गवर्नमेंट थी। कम्युनिस्टों का प्रेशर था, इसलिए ये सारे जनहितैषी निर्णय करना पड़ा। और जैसे ही कांग्रेस को कम्युनिस्टों को बाहर कर दिया कांग्रेस ने, 2G 3G 4G, झूठे हो या सही हो, आरोप कैसे लगे? क्योंकि तुम्हारे ऊपर अंकुश नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि अब हम जो करें वो कायदा है। जैसा अब बीजेपी को लग रहा है
कि हम सब करे सो कायदा, ये 240 में आने से थोड़ी नकेल कस गई है, चारों बिल वापस हो गए जो जनता के विरोधी है। तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी पार्टी को बहुमत ना दे, किसी पार्टी को सिंगल हैंड न दे। सिंगल हैंड देने से जनता का नुकसान होता है, जनता का फायदा होते हुए हमने 70-75 साल में नहीं देखा है। किसी पार्टी को बहुमत ना दें, मिली-जुली सरकार ही देश के हित में है, जनता के हित में है। ये बात आपने बहुत बड़ी कही है और बहुत ही अहम भी है। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ, ये राम रहीम को पैरोल देने वाला जो जेलर है, उसको कहते हैं बीजेपी ने अपने प्यार निछावर कर दिया उसके ऊपर, क्या कुछ है? अरे वो पैर निछावर किया, बहुत अच्छी बात है, मगर वो बाबा रहीम के सिफारिश पर पैर निछावर हुआ है। मेरी जो खबर है कि बाबा राम रहीम ने उसका सिफारिश किया और वो सुनील सांगवान जी को बीजेपी ने टिकट दे दिया। बलात्कारियों के सिफारिश पे टिकट अगर देती है बीजेपी और ये बात करती है कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, महिलाओं को हम पूरे सम्मान से रखते हैं, हमारे लिए देवता है महिला, तो ये कैसी देवता है कि बलात्कारियों के सिफारिश पे आप टिकट देते हो? आपका तो बहुत मामला गड़बड़ है। सीबीआई पर रेड डाल रही है, क्योंकि वो बोलते हैं कि माता का प्रसाद तो सीबीआई के उन अधिकारियों ने खा गए जब रेड डालने वाले थे, मगर इनको अचार जैसा भी नहीं मिला कुछ। इन्होंने व्याख्या गढ़ दी उसकी। अब देख लीजिए कि कैसी कैसी व्याख्याएं गढ़ी जा रही है और कैसे कैसे लोग खड़े किए जा रहे हैं, और इसको ये बोलते हैं कि हमारा राम राज्य है, हमारा बेहतरीन राज्य है। अब ये झूठ का कितना ये है पुलिंदा, सरहद पर जो सैनिक शहीद होते हैं उनका अंत्येष्टि ससम्मान होना चाहिए, ये रक्षा मंत्री रहते हुए मुलायम सिंह जी ने फरमान जारी किया था, जो आज भी चालू है। ससम्मान उसकी डेड बॉडी भेजी जाती है, उसके वस्त्र भेजे जाते हैं, ससम्मान बिगुल के साथ में उनका अंतिम संस्कार होता है। ये नफरती चिंटू हुई आरएसएस की गैंग ये बोल रही अटल बिहारी ने किया था। भैया पड़गांव स्टेशन भी अटल बिहारी ने बनवाया था, वहां का तालाब बनवाया था, नरेंद्र मोदी ने वहां मगरमच्छ पकड़ा था। वो बाबा क्या बोलते गोरखनाथ और वो तुलसीदास और बाबा गुरुनाथ, जिनके इसमें 1000-1200 साल का अंतर है, सबको एक भी जगह बैठा के चर्चा कर दिया था। ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। अभी एक धनखड़ झूठ बोले, संविधान विरोधी मानसिकता दर्शाती है राहुल गांधी की टिप्पणी। राहुल गांधी ने ये बोला कि जब तक निर्णय प्रक्रिया में एससी एसटी ओबीसी नहीं आते, जब तक आरक्षण बंद नहीं होगा, और उसके बाद में आरक्षण को हटना पड़ेगा। इन्होंने आरक्षण को हटना पड़ेगा उतना ही ले लिया, जैसे आलू से सोना बनाने वाली जो मशीन तैयार किया था वो मोदी जी ने तैयार किया था। वो गुजरात में मशीन थी आलू से सोना बनाने वाली। जैसे राम मंदिर में आलू से सोना बनाने वाली मशीन, वो कौन है उनके चंपकलाल, उसको मिल गई थी। कल 1 रुपए में जमीन ले लो और 1000 रुपए में बेच दो, ये सोने से आलू से सोना बनाने वाली मशीन, ये इनके हाथ में आलू से सोना बनाने वाली मशीन। ये प्रचार किसके नाम से कर दिया? राहुल गांधी के नाम से कर दिया, और राहुल गांधी के लोग उसका बचाव नहीं कर सके, क्योंकि राहुल गांधी के पार्टी में जो लोग हैं वो उनके लोग नहीं है, वो सत्ता के लोग हैं। ये बड़ी अजीब बात है। देखिए, राहुल गांधी अपने सतह पर तो काफी मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदारी से सारे टक्कर भी ले रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो एक तरह से पुनरुत्थान के लिए उस पर जो काम होना चाहिए था, शायद वो काम नहीं हो पा रहा है। ग्राउंड पर जो जो उनकी पार्टी के लोग ये कुछ भी बोलते रहते। देश का कर्ता धर्ता हिंदू समाज है, ऐसा मोहन भागवत जी ने बोला। अब मेरे हिसाब से अगर कर्ता धर्ता हिंदू समाज है और गोभक्त है मोदी जी, तो 550 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीप कंपनियों से चंदा लेके और किसी गाय के बछड़े का चुम्मा ले रहे हो, क्या बोल रहे हो कि तेरा मटन खाऊंगा मैं? चुम्मा लेके क्या बता रहे हो? बहुत प्यारी दिख रही हो, शाम के खाने में हम शामिल कर लेंगे, ये बता रहे हो? क्या बता रहे हो? 550 करोड़ रुपए लेने के बाद में आप इस तरीके से फोटो सेशन करते हो, क्या मतलब क्या है? मुझे नहीं समझ में आया इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे वो मतलब समझ में नहीं आया। आपको एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा बता देता हूँ कि जो बता रहे 2042 में वो मुसलमान डबल हो जाएंगे।
मैं 51 से आंकड़े बताता हूँ। 51 में हिंदू की संख्या थी 27 करोड़, मुस्लिमों से बहुत ज्यादा थी, 7 करोड़ ही मुसलमान थे। 71 में हिंदुओं की संख्या हो गई 39 करोड़, मुसलमानों से कई ज्यादा थी। हिंदुओं की संख्या 1991 में हो गई 58 करोड़, जो मुसलमानों से कई ज्यादा थी। 2011 में हो गई 79 करोड़ हिंदुओं की संख्या, और 2012 में 22 में, अभी 22 में जो ये हुआ, उसमें 90 करोड़ हिंदू हो गए, मुसलमान उससे बहुत कम है। ये भी नहीं बताते कि 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। अब मुझे बताइए 42 में क्या होने वाला है? मुसलमान के मारने वाली है बीजेपी सरकार। एक तरफ ये बोलता है कि हिंदू देश का कर्ता धर्ता है, मोहन भागवत का स्टेटमेंट है, और कर्ता धर्ता खतरे में किसने लाया? तो बीजेपी ने लाया। उसमें खतरा मंडराने लग गया। इतने तेजी से जो बढ़ रहा है, 27 करोड़ से लेके 90 करोड़ तक हो गया जो हिंदू, उसको खतरे में किसने लाया? तो ये बीजेपी सरकार ने ला लिया। आंखें खोलना चाहिए हिंदुओं ने, आंखें खोल के देखना चाहिए हिंदुओं ने कि भाई अगर तुम्हारी संख्या कम हुई तो वैक्सीनेशन जो तुम्हारा किया गया उसमें फर्टिलिटी रेट कम हुआ, जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है उससे, क्योंकि याचिका आई थी कि हमारे बच्चे जो मर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी किसकी है? वैक्सीनेशन से मर रहे हैं, ये क्लियर हो गया, मेडिकल जांच में क्लियर हो गया। मोदी के वकील वहां बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं, इसमें मोदी का कोई हाथ नहीं है, हमारी सरकार ने नहीं बोला था कि आप वैक्सीन लो। तो वैक्सीन नहीं लेते हुए आप सफर नहीं कर सकते थे, फ्लाइट में नहीं बैठ सकते थे, ऑफिस में एंट्री नहीं कर सकते, स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते थे। ये किसने निकाला था फरमान? जी तो ये बिल्कुल बिल्कुल। फरमान निकालने वाली सरकार अगर ऐसी बोल रही है, और फर्टिलिटी रेट गिरने के कारण अगर हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों से कम होती है, तो इसका दोष किसको दोगी? कि मुसलमानों ने वैक्सीनेशन बहुत कम किया है, 50-60% मुसलमानों ने वैक्सीनेशन किया होगा, और हिंदुओं ने 99% हिंदुओं ने वैक्सीनेशन किया है। अब फर्टिलिटी रेट गिर गई और हिंदुओं की जनसंख्या कम हो गई, इनको पकड़ के पीटना चाहिए जनता ने। और ना सिर्फ फर्टिलिटी, सब जवान जवान लोग चलते चलते गिर के मर रहे हैं। अजीब हालत हो गई। वैक्सीनेशन के बाद ऐसे आंकड़े कई तरह से आ रहे हैं। तो और मुसलसल झूठ बोलने का, हर मौके पर जब भी जान बचाएंगे किसी भी चीज से तो झूठ बोल करके अलग हट जाएंगे। अच्छा ये ये जितना है इनके पास में, जुलाई 2023 में इन्होंने एक कमेटी स्थापित की थी, प्रणब सेन की चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टडी, जो शिक्षा, रोजगार, गरीबी, जनसंख्या की कमेटी थी, वो बर्खास्त कर दी। एक तरफ ये बोल रहे हैं कि सेंसेक्स हम कराएंगे, मगर उसका ब्यौरा नहीं दे रहे कि उसमें जातिगत जनगणना होगी कि नहीं होगी। आज की न्यूज है कि जनगणना जल्द, जाति के ब्यौरे पर अभी फैसला नहीं। ये क्या मामला दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? वो ये मामला यही दर्शाता वो है। लगातार वंचित रखना, क्योंकि राहुल गांधी बहुत खुल करके कहते हैं कि ये जनगणना जरूर होनी चाहिए, और जिसकी जितने हिस्सेदारी, जितने तादाद है उसी तरह से हिस्सेदारी हर जगह होनी चाहिए। तो एक उससे सुप्रीम ये कोर्ट की जज कहती है, एक सुप्रीम कोर्ट की जज कहती है कि वकीलों के झूठे बयानों से डगमगा जाता है हमारा विश्वास। अब प्रधानमंत्री के झूठे बयानों से नहीं डगमगाता क्या विश्वास? आपके गलत फैसलों से नहीं डगमगाता क्या जनता का विश्वास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? इस तरीके से behave डेमोक्रेसी को हर सतह पर कमजोर करने का इंतजाम कैसे कैसे, और इसका सबको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि कोई बच पाएगा, क्योंकि जब बिल्कुल निरंकुश सरकार होगी तो वो अपने तरीके से फैसले लेगी, और करप्शन हम हर सतह पर देखते हैं। अगर इसी तरह से लोग लूटते रहें और उनको संरक्षण मिलता रहे अदालतों से, तो किस तरह से ये 4 राज्यों में सरकार नहीं बना, एक साथ इलेक्शन नहीं करा सके। इनकी सरकार का स्टेटमेंट है, केंद्र की मौजूदा सरकार ही लागू करेगी एक साथ चुनाव का फैसला। मुझे तो अभी आजकल ये लगता है कि इनकी बातें ही क्यों करते हैं हम। जी 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 जी। लेकिन बहरहाल लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम भी खामोश हो जाएं, सोशल मीडिया ही भी खामोश हो जाए, जैसा कि आपने कहा कि सोशल मीडिया अपना रोल अदा कर रहा है काफी हद तक, और इसी के जरिए कुछ खबरें मिल अब जाती हैं, देखिए नहीं ना, तो। अगर अजित डोभाल मिलने गया है हाँ पुतिन से, हाँ।
वो चोर जैसे बैठा है। ये हम्म, जिसको हम जेम्स बॉन्ड का के प्रचारित किया था, ये गाउठी जेम्स बॉन्ड, हमारा देसी जेम्स बॉन्ड, जी वहां जी। जाके चोर जैसे बैठता है और वो उनके चोर जैसा बैठकर मोदी जी के बारे में सफाई देता है। 56 इंच के सीने वाले के लिए सफाई देता है, जिसकी हम्म, पूरी रशिया की इकोनॉमी, उनके ऊपर जब बैन लगा था तो अंबानी ने तेल खरीद कर उसकी इकोनॉमी चलाया था, पुतिन की। उसके हम्म, सामने एक चोर जैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन में जाके बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। जी 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 सामने पूरी चेयर के आगे के कॉर्नर पर बैठे, मैंने आपको फोटो भेजा हूँ, जी प्लीज जी। वो फोटो बिल्कुल लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों के सामने जरूर वो फोटो लाएंगे। कितनी बड़ी चेयर बनने वाली है और हमारी हालत क्या है। ये जी अजीत डोभाल इस तरीके से जो बैठते हैं, क्यों बैठे उसके सामने ऐसे। जी 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 हमारा जी प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार है, वो उसके सामने बैठ के मिमियाता है, गिड़गिड़ाता जी है, जी मिट्टी जी बन जाती है तुम्हारी। यानी देश के एक तरह से देश की इज्जत पर ये बड़ी मतलब एक धब्बे जैसी कोई चीज है कि भारत इतना बड़ा देश और वो अपनी देश हैसियत। नहीं सर, धब्बा है। बिल्कुल ये लोग बिल्कुल। देश पर धब्बा है। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपसे कई मुद्दों पर बात हुई, आपने मीडिया के बारे में भी काफी कुछ बताया और खास तौर पर जो आपने मोदी जी और सर, चीफ बात जस्टिस बोलता ऑफ हूँ, इंडिया। जी मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पे बधाई देते हुए मैं इतना ही बोलता हूँ जी कि ये शर्जील इमाम जो है, जी। खालिद और शर्जील इमाम, हाँ उमर खालिद और शर्जील इमाम, जब जी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सबको जमानत मिल सकती है, अदालत जमानत देते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, मगर जमानत नहीं देता। इनको जमानत क्यों नहीं मिली अभी तक? जी 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 जी। क्या ये दोष है इनका? 4 साल हो गए, 4 साल से ज्यादा हो गए उसको, तो उमर एक खालिद को। बलात्कारी पर बार बार ये लग सकता है, बार बार एक बलात्कारी को पेरोल दिया जा सकता है, इलेक्शन में उसका उपयोग किया जा सकता है। इनको क्यों नहीं जमानत मिलती? और कांग्रेस के वकील क्यों नहीं खड़े होते? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती उनके पीछे? जी जी क्या जी आपको जी। डर लगता है कि हमको मुसलमानों की पार्टी कह देंगे? ये यही तो मुश्किल है मुसलमान। पैदा हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी हालत है, ऐसी हालत है। देखिए, मुसलमान के लिए बड़ी मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि पिछले 10 साल जिस तरह से मुसलमानों ने समझदारी से वक्त गुजारा है और कोई अनपढ़ जाहिल किस्म के आदमी ने भी एक पत्थर जवाब में नहीं मारा, किसी कितनी कितनी ज्यादतियां हो गई, तो देखो, ये बहरहाल। एक और बात बता जाता हूँ, ये गाजियाबाद की दुकान है आमिर खान की, हाँ। उसमें पेशाब पिलाया जा रहा है, ये बात कर रहे हैं। ये भाई, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी कहेंगे, सिर्फ ये और सिर्फ। आर्थिक बाइकॉट है, ये आर्थिक बाइकॉट है। जिसका दुकान नहीं चल रहा था, उसका दुकान ज्यादा चल रहा था, उसका षड्यंत्र हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल ये क्यों नहीं हो नफरती लोगों का षड्यंत्र, क्योंकि उसका दुकान बहुत चल रहा था। सकता। हाँ 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 हाँ। और इस्लाम में जानवरों का या इंसान का निकला हुआ कि कोई भी अपशिष्ट जो होता है, वेस्ट हाँ, जो होता है, उसको निषिद्ध माना गया है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। पेशाब को पत्थर से साफ करने का मतलब एक बूंद भी पेशाब कपड़े पर ना गिरे, ये जो इस्लाम कहता है, वो पेशाब अपने बोतल में भर के और क्यों डालेगा? बिल्कुल। ये तो जानबूझ करके बदनाम करना और कारोबार पर हमला करने जैसे। जिस देश में स्वयंभू नाम से खुद का मूत्र पीने का प्रचलन है, वो हम्म, मूत्र तो हम उसमें बोतल में भर के बेचते हैं और एक मुसलमान पे इंजाम लगा के उसकी पूरी दुकानदारी समाप्त कर देते हैं, उसका पूरा धंधा समाप्त कर देते हैं, क्योंकि बाकी चीजों से हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के उपचुनाव के लिए ये मुद्दा खोजा गया है और एक चलती हुई दुकान मुसलमानों की बंद करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है, जिसकी दुकान उसकी वजह से नहीं चल रही। ये मेरा आरोप है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आरोप लोगों तक पहुंचना चाहिए, समझना चाहिए लोगों को कि किस किस तरीके से साजिशें की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। हमारे पास वक्त खत्म हो गया और बातें बहुत थी, बहुत सी बातें आपने रखी, और उसके हमने तो लिए। उससे भी बात नहीं किया, उसके क्या बोलते हैं, शिमला की मस्जिद पर भी बात नहीं किया, वहां क्या चल जी रहा है। हाँ, आइंदा 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 फिर बात करेंगे एक और मुद्दों पर। आने वाले मंडे को फिर बात होगी आपसे। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको ये सारी बातें कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें ताकि सही बात, सच्ची बात
लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।